स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। आज सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो हमने कल टॉपिक छोड़ा था कि वाई शुड आई इन्वेस्ट, ठीक है। वो क्लियर हो गया टॉपिक आप सभी का, अगर होपफुली अगर हो गया हो। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हम बात करते हैं कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, वेयर टू इन्वेस्ट ना, ठीक है। अब मेरा थोड़ा बोलना कम हो जाएगा, आपको लिखना देखना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से डीप डाउन करते हैं अंदर, थोड़ी अब डिटेल्स बढ़ती जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मेरा बोलना थोड़ा कम हो जाएगा, आपका सुनना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड कहाँ इन्वेस्ट करें, हम बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं एसेट क्लास में, ठीक है। एसेट क्लास नाम की चीज़ होती है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एसेट क्लास में हम दो क्राइटेरियाज को मद्देनज़र रखते हैं। एक रिस्क को रखते हैं कि पैसा डूबने का खतरा कितना है, एंड एक हम रिवॉर्ड को रखते हैं कि पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, ठीक है। ये दो सिनेरियोज हम मन में रखते हैं और उसके बेसिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। एंड इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं बेसिकली इनको, ठीक है। पहला अगर हम बोलते हैं तो फिक्स्ड इनकम बोलते हैं, एफडीज़ होती हैं, आप एफडी डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, वो होती हैं, ठीक है। दूसरा हम शेयर में इक्विटी में काम कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी बाय कर लो, एफडी में बॉन्ड्स वगैरह सब मैंने कर लिया, इक्विटीज़ में आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो हम रियल एस्टेट में कर सकते हैं। रियल एस्टेट अच्छा एक ऑप्शन होता है। एंड एक लास्ट एक और बताया था आपका, बेसिक कि चार से हम स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली, और भी बहुत होता है। एंड कुछ कमोडिटीज़ होगी, गोल्ड वगैरह खरीद लिया, जैसे आपने खरीद के रख लिया, वो सब वगैरह वगैरह। बट हम ज्वेलरी की फॉर्म में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हम ETFs बाई करते हैं। हम गोल्ड का ETF बाई करते हैं। मैं आपको ETF बता दूंगा ETF क्या होता है। हम गोल्ड वैसे ज्वेलरी नहीं बाई करते कि जो उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह लगता है, बहुत कुछ लगता है। हम गोल्ड का ETF बाई करते हैं बेसिकली। तो इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है वो बता दूंगा आपको मैं। कमोडिटीज़ में मेटल्स वगैरह हो गए, ओल्ड इसमें यूरेनियम वगैरह हो गया, ठीक है। ऑयल हो गया, बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। खाली FD की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FD की। ये फिक्स्ड डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, FD फिक्स्ड डिपॉजिट्स बोलते हैं इस चीज़ को। कि अगर मान लो बैंक आपने बैंक में कहीं रखा, तो आपका 6% का रिटर्न दे देता है वो लगभग आपके आराम से, ठीक है। एक इसका कोई मिलता जुलता भाई होता है बॉन्ड। बॉन्ड भी आपको 5.5-6 दे देता है, 5.5 से लगभग 6% का रिटर्न दे देता है एनुअली, ठीक है। एंड इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, रिटर्न देता कैसे है। मान लो मैंने FD में 100 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है, डिपॉजिट किए, ठीक है। एंड इसका जो मैच्योरिटी पीरियड था वो मान लो 5 साल है, मतलब आप 5 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते, मैच्योरिटी पीरियड जो होता है। ओके, ये बात होगी आपकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो मुझे रिटर्न आ रहा है इसमें 6% का, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर होएगा, फर्स्ट ईयर में मुझे 6 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर में मुझे 6 रुपये मिलेंगे, थर्ड ईयर में भी 6 रुपये मिलेंगे मुझे, ठीक है। फोर्थ ईयर में भी 6 रुपये मिलेंगे, एंड फिफ्थ ईयर में भी 6 रुपये मिलेंगे। एंड फिफ्थ ईयर मेच्योरिटी पीरियड है, तो इस टाइम पे मुझे जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये डाला था, मुझे वो भी साथ में पे बैक हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो अगर हम नेट देखो तो हमें 6, 12, 18, 24, 30, तो लगभग 5 साल में रफली 30% का रिटर्न जनरेट हो गया। सो दिस वॉज दी बॉन्ड्स मार्केट। बॉन्ड में आप बाई करते तो ऐसे काम किया जाता है, उसमें FD में भी लगभग ऐसा ही काम किया जाता है। एंड प्रिंसिपल अमाउंट आपको पहले नहीं मिलती, आप यहाँ पे निकाल नहीं सकते, सिर्फ लास्ट में आपको डायरेक्टली मिलेगी जो मिलेगी। ओके, ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा FD कैसे काम कर रही है, ठीक है। FD का आप रेट्स वगैरह देख लो, उसमें कुछ नहीं होता। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, कंपाउंडिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। तो आपको जितना % इंटरेस्ट मिला है उतना ही मिलेगा, कंपाउंड नहीं होएगा, ठीक है। एंड जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल सकता है क्वार्टरली, सेमी एनुअली 6 महीने बाद, या फिर एनुअली साल बाद, किसी भी तरह से आपको मिल सकता है, ठीक है। वो आप स्कीम्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा आपके लिए बेटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड कुछ बॉन्ड्स ना गवर्नमेंट भी इशू करती है, जिसको हम GSEC बॉन्ड्स बोलते हैं, या T-बिल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आप नाम कभी सर्च करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, अगर आपको इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, तो आप GSEC सर्च कर लेना, ये तो T-बिल सर्च कर लेना गूगल पे जाकर। गूगल पे जाऊँगा तो आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स मिल जाएगी, गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड निकाल रखा है, ये बॉन्ड निकाल रखा है, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड कुछ एजेंसीज़ भी निकालती हैं, एजेंसीज़ का आपने इसका नाम सुना होगा, आप अगर नाम सुनोगे तो GAIL होता है,
ठीक है। ये एक बॉन्ड का नाम है बेसिकली, ठीक है। बॉन्ड इश्यूज बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसी सच एज, इस एजेंसी के इर्द गिर्द, ठीक है। HUDCO ये एक होता है अपने पास, और एक नाए होता है। ये तीन तो आपने ज़्यादा सुने होंगे, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, ठीक है। एंड कुछ कॉर्पोरेट्स भी निकालते हैं, जैसे टाटा अपना बॉन्ड निकाल सकता है मे बी, जो बहुत बड़ा पैसा चाहिए जिनको, टाटा जैसे टाटा स्टील के लिए चाहिए होता है, ठीक है। बजाज निकाल सकता है आपको, ठीक है। अडानी निकाल सकता है, चांसेस है कि अडानी अपना खुद का बॉन्ड निकाल दे, आपके ऊपर मर्जी है, अब आपको करना नहीं करना। ये जो कॉर्पोरेट्स होंगे ये आपको 9 to 10% देंगे, बट फिर इसमें रिस्क भी ज़्यादा होएगा। तो एक बेसिक फंडामेंटल हम बाउंड करके देख लेते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क है वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवॉर्ड के। अगर रिवॉर्ड बढ़ रहा है तो रिस्क भी बढ़ेगा, रिस्क बढ़ रहा है तो रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। फाइनेंशियल जो अपने एडवाइजर्स होते हैं वो आपकी एज के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना डेप्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी एज खत्म होने वाली है, मैं मान लो 60+ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मेरे को सेफ रखना है, तो मैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और अगर मेरी एज है मेरी 20-25 के आसपास, तो मैं प्रेफर करता हूँ इक्विटी में ज़्यादा, क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत पड़ी है, मेरे को रिवॉर्ड इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को रिवॉर्ड चाहिए। तो दो सिनेरियोस पे काम करता है। अगर हम इक्विटी की बात करें, तो ये रफली मान के चल लो 13 से 14% अभी तक का जो निफ्टी है, इंडिया का निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, वो इतना रिटर्न देता है। और इसमें आपको एक वर्ड बताया देता हूँ, पहले मैं आपको एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे अब, ठीक है। बाकी जगह तो सिंपल इंटरेस्ट यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पे हम CAGR यूज़ करेंगे, ठीक है। सी क्या होता है? कंपाउंडेड, ए माने एनुअल, जी माने ग्रोथ, एंड आर माने रेट। अच्छा, अभी ये काम कैसे करता है सर, ये बता दीजिए एक बारी। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 1 ईयर बाद मेरे को 12% का रिटर्न मिला, तो मेरे हो गए 112। अब 1 ईयर पे एक और साल बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 112 प्लस 12 रुपये नहीं मिलेंगे, 12% ऑफ जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करके देखिए, 12% इसका एक बहुत अच्छा जा रहा है, और ये भी जा रहा है आपको 120, मतलब 12 सीधा ऐड कर दिए 24, और उसके बाद इसका 12% हो गया अपना 1.2, तो कितना आएगा? 26 पॉइंट समथिंग होएगा, 26.3 समथिंग, ठीक है। अब ऐसे आप करते तो 24 मिलते हैं आपको, 2 रुपये का फ़र्क आ गया एक्स्ट्रा। एंड लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। पहले मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 112 हो गया, अगली बारी कैलकुलेशन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 126 होएगा, ठीक है, ना कि पहले 100 रुपये जो नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट बॉन्ड्स देते हैं ना, तो उसमें नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, उसमें तो रेट फिक्स्ड होता है कि जो गवर्नमेंट ने बोल दिया, पर जो ये रेट है ये 13%, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी स्किल होएगी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम यही फोकस करने वाले हैं, हमारा यही ध्यान है। अगर सीधा जाके इंडेक्स में लगा दो 13-14% का रिटर्न मिल जाएगा, पर हम स्किल पे अगर काम करें तो दैट वुड बी बेटर फॉर अस, ठीक है। हम उसको इंक्रीज़ करने वाले हैं उस रेट को, ठीक है। एंड रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब, ठीक है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, एक बार अगला चलता है, कुछ ऑप्शंस मैं आपको एलेबोरेट करके बता रहा हूँ क्या क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट सबको ही पसंद होएगा, बहुत अच्छा होता है, लोगों को पसंद है, बाप दादा ज़्यादा वगैरह, हमारी जो पिछली जनरेशन थी उनको बहुत पसंद है ये बेसिकली। इसमें हम बाय सेल कर सकते हैं, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, रेंट पे डाल दिया, नॉन कमर्शियल लैंड ले ली, या फिर प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स कुछ भी ले लिया। इसमें जो रेवेन्यू का सोर्स होता है, अभी ये जो टर्म है रेवेन्यू, ये आपको एक्सप्लेन की जाएगी थोड़े टाइम बाद। अभी समझ लो कि इनकम कैसे आ सकती है, या तो हो सकता है आपको रेंट आ जाए, या फिर प्राइस हाइक हो जाए, कीमतें ही बढ़ जाए, उसकी प्राइस का इंक्रीमेंट आ जाए। दो सिनेरियोज में आपको पैसा मिल सकता है, रेंट आ जाए या प्राइस इंक्रीज हो सकता है, दोनों हो जाए, ठीक है। एंड जो अगर हम रेंटल की बात करें, रेंटल की जो यील्ड है वो लगभग 3 से 4% की आपको देती है, एंड जो प्राइस है वो लगभग 10% का ग्रो करता है। तो ये भी 14% के आसपास का रिटर्न देती है, बशर्ते अगर आपका पास पीस ऑफ लैंड बहुत अच्छा है, तो लकीली आप बहुत मैसिव रिटर्न्स कमा सकते हो।
अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या कोई बिजनेस कनेक्शंस किसी भी तरह के हैं अगर आपके पास, तो आई प्रेफर कि आप स्टॉक मार्केट छोड़ के रियल एस्टेट में ही काम करो। तो रियल एस्टेट में उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ही प्रॉफिट जाता है। स्टॉक में क्या है, वो उसमें कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है इंडिविजुअली किसी के पास, इसलिए अगर एडवांटेज है आपके पास तो रियल एस्टेट में जाओ, नो इशूज़। एंड अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड सिल्वर वगैरह कर सकते हैं, ETFs कर सकते हैं, या फिर एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, SGBs होते हैं, ठीक है। कमोडिटीज़ की बात करें तो अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, एंड सिल्वर हो गया। उसके बाद हम ETFs की बात कर सकते हैं। एक आपने वो देखा होगा, NTFs होते थे, नॉन ट्रेडेबल फंड्स वगैरह, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह होती थी, ठीक है। ऑयल हो गया आपके पास, एक ये सर्च करना है SGBs, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है। ये सब मैं आप ट्रेड कर सकते हो। ज्वेलरी वगैरह हो गया, हार्डकोर ज्वेलरी भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये एक अलग एसेट क्लास हो गया आपके पास कमोडिटीज़ का। इसका कोई खास रिटर्न नहीं है, कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम डाटा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कैसे इसका एग्जैक्ट डाटा चलता है। गोल्ड का रफली मान लो 8% के आसपास जाता है एनुअली, पिछले 15-20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो, ठीक है। ठीक है, अब एक बात कर रहे थे, आपने बोला कि सब तो आपने इंक्लूड कर लिया, क्रिप्टो इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो क्रिप्टो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेसिकली क्या होता है, हम ना जब भी कहीं पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो मैं एक चीज़ इंश्योर करना चाहता हूँ कि एक रेगुलेटरी बॉडी हो। अगर मेरा कोई पैसा लेके भाग गया, मैं किसका गला पकड़ूँगा? तो जो भी स्टॉक्स हैं, गोल्ड है, ये सब है, ये रेगुलेटेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ गार्जियंस होते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह के। बट जो क्रिप्टो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही वो है, मतलब कोई किसी के कंट्रोलेबल में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इतने क्रूअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं, और हुए भी हैं। आपने देखा होगा पंप एंड डंप स्कीम्स टोटली चलती थी कि एक कॉइन था, उसकी जीरो वैल्यू थी, एकदम से बूम करके $1 मिलियन पहुंची, एकदम से ड्रॉप करके फिर से जीरो पहुंचा दी। तो जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका पैसा उधर चला गया होगा दूसरे लोगों के पास। तो वो चीज़ों से अभी मैं प्रेफर नहीं करता उसको। मैं एक क्रिप्टो में रेगुलेटरी बॉडीज़ बन जाए थोड़ी सी, तब मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा उसमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एंड एक एसेट एलोकेशन के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है आपके पास, ठीक है। अगर वो देखा जाए तो आपको वो भी पता चलेगा फाइनेंसिस कैसे मैनेज करना है। कि आप फुल टाइम अगर दे रहे हो स्टॉक मार्केट में, फुल टाइम नहीं दे रहे हो, फिर आपको किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से काम नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है, कि क्या एसेट क्लास कौन सी होती है और हम किस में ट्रेड करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आप सभी को। शॉर्ट रखा मैं लेक्चर्स, एकदम प्रिसाइज, ठीक है। गुड टू गो, सी या, हैव अ गुड डे गाइस।